हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो दिस इज़ ऋतिक एंड यू आर वाचिंग ड्यू कॉमर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी। वो लाइन में कुछ चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट करवाई थी, जो कि हैं पर्सन, टोटल इनकम, मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एसएससी, प्रिस्क्राइब रेट्स एंड असेसमेंट ईयर। इसमें से मैंने टोटल इनकम करवा दिया था पिछली बार। अब हम बात करेंगे आज पर्सन की, कि पर्सन क्या होता है। तो पर्सन एक लेमन की वर्ड में जाना जाए तो हम लोग हैं, आप, मैं, ठीक है। बट इनकम टैक्स की नज़रों में पर्सन के अंदर 7 चीज़ें इंक्लूड हैं, जो कि है इंडिविजुअल। एक एक करके हम ये सारी चीज़ करेंगे। पहले मैं बता दूं कि इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बीइंग। इट कैन बी माइनर की इनकम उसके लीगल गार्जियन के इनकम के अंदर ऐड होकर टैक्सेबल करी जाती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब, जैसे कि यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, विच मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 persons और मोर देन 2 persons, जो कि एक साथ आते हैं, जो कि एक साथ आके एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं और कुछ इनकम कमाते हैं। उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनका पार्टनरशिप में आना या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में आना वो ज़रूरी नहीं होता, बट इनका पर्पस एक होता है और वो इनकम कमाते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में आए या ना आए। उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब कि इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है, पर्सन। अब मैं बात करूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, तो नाम में ही इसके इंडिविजुअल है, विच मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि वर्क टुगेदर, हु वर्क्स टुगेदर टू अर्न अ स्पेसिफिक इनकम। तो वो साथ में मिलके काम करते हैं, बट उनका पर्पस ज़रूरी नहीं होता कि सेम हो और वो इनकम अर्न करें। उसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब होता है, ये नेचुरल पर्सन नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विच मीन्स इट कैन नॉट बी सूड डायरेक्टली, बट वो इनडायरेक्टली सू करी जा सकती है। सू मतलब कि उस पर केस जारी किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी मैनेजिंग कमेटी को हम सू कर सकते हैं, जो डायरेक्टली सू नहीं हो पाता है। उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 6 चीज़ों में से तो हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत, तो ऐसी लोकल अथॉरिटीज़ को हम कहते हैं लोकल अथॉरिटी। उसके बाद हम बात करते हैं फर्म एंड कंपनी। ये भी एक अलग पर्सन है, विच गिव्स इट्स सेपरेट टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो अलग से सेपरेट देती है, कंपनी सेपरेट टैक्स देती है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया पर्सन हो गया। टोटल इनकम हमने कर लिया था, ये मैं करवाऊंगा एंडिंग में, मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड प्रिस्क्राइब रेट्स। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की। तो गाइज, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे सब कुछ बेस्ड है, इसी पे आपकी नॉलेज और आपका जो क्वेश्चन बेस्ड है प्रैक्टिकल का, वो समझ आएगा आपको। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? सबसे स्मार्ट आंसर है कि प्रीसीडिंग ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पिछला ईयर हम कहते हैं उसको प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है? फिर से स्मार्ट आंसर, प्रीवियस ईयर का सक्सीडिंग ईयर, उसे कहते हैं हम असेसमेंट ईयर। बट हमें यही चीज़ नहीं लिख के आनी है आंसर के अंदर, हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर हम कंप्यूट करते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ एंड पेमेंट करते हैं हमारा टैक्स। तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ, प्रीवियस ईयर इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न, एंड असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर इन विच इंसिडेंस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटीज़ एंड पेमेंट ऑफ टैक्स टेक्स प्लेस। ओके, यही मैंने अभी आपको हिंदी में समझा दिया। तो प्रीवियस ईयर का एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे कि हमने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है 1 सितंबर 2020 को, और तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? अभी 1 सितंबर से लेके 31 मार्च 2021 तक होगा हमारा प्रीवियस ईयर, विच मीन्स जो कि प्रीवियस ईयर है 12 मंथ से कम हो सकता है। समझ रहे हो? 12 मंथ या फिर 12 मंथ से कम हो सकता है हमारा प्रीवियस ईयर। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया।
अगर हमने 1 सितंबर 2020 को शुरू किया है हमारा बिज़नेस, तो वहाँ से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की वो हमारा होगा प्रीवियस ईयर, और उसकी इनकम कब असेस की जाएगी? अगले साल के अंदर, विच मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेके अगले वाले महीनों में। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर वही सेम बात की इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज़ टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो गाइज ये तो एक जनरल रूल बन गया कि इनकम विच इज़ अर्न इन प्रीवियस ईयर इज़ असेस्ड इन नेक्स्ट ईयर विच इज़ असेसमेंट ईयर। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस यानी कि जहाँ पे वो रूल काम ना करे या फिर उल्टा पड़ जाए। तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम बन जाते हैं। मतलब कि जो इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न करी होती है वो उसी में ही असेस कर दी जाती है और उस पर टैक्स उसी में ही पे कर दिया जाता है। तो वो केसेस कौन कौन से हैं? वो कुल मिला के 5 केसेस हैं जो कि हम यहाँ पे करेंगे, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि कोई भी शिपिंग बिजनेस कर रहा हो नॉन रेजिडेंट। तो ये इसका मतलब क्या है कि एक नॉन रेजिडेंट जब इंडिया के पोर्ट को छोड़कर जा रहा हो या फिर पैसेंजर्स, स्टॉक्स, गुड्स ये सब चीज़ें लेके जा रहा हो, तो उसको इनकम टैक्स फाइल करानी पड़ती है पहले ही। मतलब कि उसे असेसमेंट क्लियरेंस देना पड़ता है, तभी वो इंडिया के पोर्ट को छोड़ के जा सकता है। तो पहला केस तो हो गया शिपिंग बिजनेस डन बाय नॉन रेजिडेंट। ओके, इसका सेक्शन ध्यान रख लेना, सेक्शन 172। इसके बाद बात करता हूँ मैं असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली। ये तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इजी सा है। अगर मैं आज जा रहा हूँ, आज यानी कि 6 या 7 सितंबर को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इंडिया छोड़ रहा हूँ, और तो मेरी जो प्रीवियस ईयर है कौन सा है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके जो छोड़ने का दिन है 7 सितंबर 2020, तो वो मेरा होगा प्रीवियस ईयर, और उसी में ही मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा और वो ही मेरा ईयर बन जाएगा असेसमेंट ईयर। ये सेक्शन में आता है 74 के। ओके, ये भी हमारा डन हो गया। तो अब बात करते हैं AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की, जो कि फॉर्म करी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, जैसे कि कोई एक पर्पस के लिए वो बिल्ट हो गए, वो बन गए। ठीक है, AOP बन गया या फिर BOI बन गया फॉर अ पर्पस। वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद उसी दिन उसे असेस कर दिया जाएगा। जैसे कि 1 अक्टूबर 2020 को वो पर्पस ख़त्म हो गया, वो इवेंट ख़त्म हो गया, तो उसे वहीं की वहीं असेस कर दिया जाएगा, और उसका जो प्रीवियस ईयर है यानी कि 1 अप्रैल टू जो भी अक्टूबर है 1 अक्टूबर तक, वो जो प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट ईयर ही बन जाएगा और उनकी इनकम असेस उसी ईयर के अंदर कर दी जाएगी। तो ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स की, यानी कि जो पर्सन अवॉइड करना चाहते हैं टैक्स ट्रांसफ़र करके अपनी प्रॉपर्टी की, उसको असेस कर दिया जाएगा तभी की तभी। जब वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करने की सोचे तभी की तभी उसे असेस कर दिया जाएगा। मान लो सेम डेट लेके चलूँ, 1 अक्टूबर को उसने सोचा कि मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ प्रॉपर्टी, तो उसे तभी की तभी उसकी इनकम जो प्रीवियस ईयर की है यानी कि 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की, वो उसी प्रीवियस ईयर के अंदर असेस कर दी जाएगी और क्या बन जाएगा वो उसका असेसमेंट ईयर। तो ये भी डन। इसका सेक्शन है 175, आर्टिफिशियल वाले का था 174A। ठीक है, अब लास्ट एंड वेरी सिंपल, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो जाए एक ईयर की मिड में, जैसे कि अगला ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल से शुरू हो गया, तो अक्टूबर में जाके ख़त्म हो जाए बिज़नेस डिसकंटिन्यूड हो जाए, तो उसकी वो प्रीवियस ईयर की इनकम उसी ईयर के अंदर असेस कर दी जाएगी एंड असेसमेंट ईयर कहलाएगा उसका वो प्रीवियस ईयर। तो ये थी गाइस 5 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ असेसी, कि असेसी कौन होता है। सबसे जो पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के एंडिंग में जो लाइन लिखवाई थी एंड स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो के अंदर जो लाइन थी, उसी के अंदर पता था कि असेसी होता क्या है। जिसकी जो इनकम होती है वो एक्सीड्स कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट एट विच द इनकम टैक्स इज़ नॉट चार्जेबल, वो अमाउंट एक्सीड्स कर जाता है, उसे हम कहते हैं एसएससी। मतलब कि
एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बिन टेकन। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स लिखी हुई है वो अगर एक बंदे पे, एक पर्सन पे हो रही है तो उसे हम क्या कहलाएंगे, असेसी। कुछ जो प्रोसीडिंग्स होती है वो जैसे कि द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, मतलब असेसमेंट हो रही है उसकी इनकम की, उसका लॉस डिटरमाइन करना पड़ रहा है, मतलब इनकम टैक्स के अंदर उसका डिटरमाइन कर रहे हैं हम लॉस, या फिर डिटरमाइन कर रहे हैं रिफ़ंड, जो रिफ़ंड आती है ना ITR फाइल करने के बाद जो हमें रिफ़ंड मिल जाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो वो कहलाता है असेसी। यानी कि बिल्कुल छोटे अक्षर में मैं कहूँ असेसी कौन होता है, असेसी वो होता है जो टैक्स पे करता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि एवरी असेसी इज़ अ पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी। मतलब हर एक पर्सन असेसी नहीं होता है। मान लो आप इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 2,40,000 है पूरे, ठीक है, पूरे साल की, और मैक्सिमम जो लिमिट है अप टू 60 ईयर्स, जो कि हम आगे अभी करने वाले हैं स्लैब रेट्स, वो है 250, मतलब 2,50,000, और आपकी इनकम है 2,40,000, तो आप एक असेसी नहीं माने जाओगे। ठीक है, असेसी वो होगा जो जिसकी चार्जेबल टू टैक्स होगी इनकम। ओके, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है कि एवरी असेसी इज़ अ पर्सन, हर एक असेसी पर्सन होगा। पर्सन इंक्लूड्स वो 7 चीज़ें जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में करी थी, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी। ऑलराइट, क्लियर। अब हम जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा कि असेसी कौन होता है, बट बस उसे ये लिख के ख़त्म नहीं करना है, उसे बताना भी है कि डीम्ड असेसी क्या होता है और असेसी एट डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि डीम्ड असेसी क्या होता है। डीम्ड असेसी यानी कि अ पर्सन हु इज़ ट्रीटेड एज एन असेसी अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकीज्ड पर्सन, ठीक है, जो पर्सन मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर द लीगल गार्जियन ऑफ अ माइनर। अगर माइनर कमा रहा है और उसका कोई लीगल गार्जियन है, उसकी इनकम में उसकी माइनर की इनकम ऐड कर दी जाएगी और वहीं से टैक्सेबल होगी वो, तो वो होते हैं डीम्ड असेसी। यानी कि जो इनकम टैक्स प्रोविजंस बताता है कि ये बंदा असेसी माना जाएगा, ये बंदा यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मतलब एक डिकीज्ड पर्सन का, या फिर लीगल गार्जियन ऑफ अ माइनर का, ठीक है, वो कहला दिया जाएगा डीम्ड असेसी। आगे मैं बात करूँ असेसी एट डिफ़ॉल्ट की, तो अ पर्सन इज़ सेड टू बी एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट इफ़ ही फेल्स टू कंप्लाई विद ड्यूटीज़ इम्पोज्ड अपॉन हिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। असेसी एट डिफ़ॉल्ट का मतलब यानी कि उसने कोई डिफ़ॉल्ट किया हो या फिर वो फेल हो गया हो अपनी ड्यूटीज़ निभाने के लिए। जैसे कि कुछ बंदे तो क्या, कुछ पर्सन्स TDS डिडक्ट करते हैं। जैसे कि आप सैलरी कमा रहे हो, लगा लो शहीद भगत सिंह में मैं टीचर हूँ तो मेरे को सैलरी मिल रही है, वो सैलरी TDS डिडक्ट करके मिलती है। तो जो TDS डिडक्ट कर रहा है वो बन जाता है असेसी एट डिफ़ॉल्ट। अगर वो TDS डिडक्ट नहीं करता है तो, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो TDS डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को सबमिट करवाए। अगर उसने गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करवाया है तो वो असेसी एट डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो समझ गए गाइज, इसका एग्जांपल में मैंने यही लिखा हुआ है, फेल्ड टू डिडक्ट TDS और डज नॉट डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट, ही शैल बी डीम्ड एज असेसी इन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में है वो असेसी। तो गाइज जब भी एक क्वेश्चन आए असेसी के बारे में तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, असेसी बताना है कि क्या होता है, और फिर डीम्ड असेसी बताना है, देन असेसी एट डिफ़ॉल्ट बताना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज ये तो होगी असेसी की बात। अब मैं बात करूँ, चलो अगला जो टॉपिक है वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर हम करेंगे स्लैब रेट्स, और उससे कंप्यूट करेंगे हमारी टैक्स लायबिलिटीज़, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम के लिए भी और बाकी MCOM वगैरह के लिए भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो गाइस ज़रूर देखना, वो क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट आएगा, मतलब एक थ्योरेटिकल पार्ट, एंड उसी का सेकंड पार्ट आएगा प्रैक्टिकल, विच इज़ जो कि मैं भी आपको कराने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। सो दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू गाइज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।